स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत परेशानी में हो कि मैम ये जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है ये बिल्कुल समझ नहीं आता, सो स्टूडेंट्स बी रेडी बिकॉज आज के बाद आप ये कभी नहीं बोल पाएंगे। सो आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस चैप्टर में। अब बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, लेट मी आस्क यू वन थिंग। आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग? बताओ बताओ, सोचो सोचो, ये कैसे डिसाइड करते हो? सो आप सोचते होगे ना कि मैम ये पेन लिविंग है या नॉन लिविंग? आप बताओ, क्या ये पेन लिविंग है या नॉन लिविंग? कैसा क्वेश्चन है मैम? ऑब्वियसली ये पेन नॉन लिविंग है। आपको कैसे पता ये पेन नॉन लिविंग है? सो स्टूडेंट्स, क्या ये पेन ग्रो कर सकता है? नो। क्या ये पेन चल सकता है? नो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये पेन मैं तोड़ दूं तो क्या ये पेन अपने आप को रिपेयर कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। सो स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स जो रहती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, उनमें ग्रोथ एंड रिपेयर का मैकेनिज्म रहता है। यानी कि वो बढ़ते हैं एंड साथ ही साथ अगर कोई डैमेज हो जाए तो बॉडी उसको रिपेयर भी करती है। इज दैट क्लियर? मूवमेंट का भी क्राइटेरिया से आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट कभी भी फुली ये डिसाइड नहीं करता कि कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी प्रोसेसेस जरूरी होती हैं, जिनसे लाइफ सस्टेन होती है, उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस जो होती है वो एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि मैंने सांस ली, रेस्पिरेशन। सो वो जो सांस जब मैंने ली एंड साथ ही साथ जो खाना मैंने खाया, वो ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में और उससे एनर्जी रिलीज होती है। अब जब एनर्जी रिलीज हुई तो उसको, उस खाने को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है सारी बॉडी पार्ट्स तक, सारे सेल्स तक ऑक्सीजन एंड साथ ही साथ फूड पहुंचाने में। उसके बाद स्टूडेंट, जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। So, कैसे हुआ? एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम जुड़ा होता है और न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सारी चीजों को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए लाइफ प्रोसेसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जीवित चीज को कह सकते हैं लिविंग रखने के लिए ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत जरूरी होती है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? सो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम क्या क्या लेने वाले हैं? हम सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन, फिर हम देखेंगे रेस्पिरेशन, कि कैसे रेस्पिरेशन होता है इन ह्यूमंस एंड इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट, हम दोनों चीजें साथ साथ देखेंगे। पहले हम ह्यूमंस में कैसे होता है ये पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स में वही चीज कैसे होती है हम वो पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एज वी नो। प्लांट भी ग्रो करते हैं, प्लांट में भी रिपेयर है, साथ ही साथ प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन शो होता है। सो स्टूडेंट्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है कि वो एनिमल है, वो प्लांट है, वो ह्यूमन है, जो भी लिविंग चीज है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ सस्टेन करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? चलिए, सो टू बिगिन विद, लेट्स सी, दिस इज एन ओवरव्यू स्टूडेंट्स, आपको ये बताने के लिए कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस में एक फुली रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है, राइट? हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हमारे पास लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, देन वी हैव ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेoli, सो वी हैव लंग्स, वी हैव एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं। लेकिन यही अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म नहीं है। प्लांट्स के पास स्टोमेटा होता है लीव्स पे, जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। तो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है, जिसकी मदद से प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाते हैं। एम आई क्लियर? सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। एक हम ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिसाइड होता है, क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले मूवमेंट। आप एक बात बताओ, मैं लिविंग हूं ना, मैं चल पाती हूँ, राइट? आप मुझे सुन पाते हो, समझ पाते हो, पढ़ाई कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, राइट? सो मूवमेंट ये क्राइटेरिया है।
फिर रेस्पिरेशन, हमें पता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। सारे ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गन्स का कनेक्टिव होना, साथ में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, ग्रोथ, हम ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस, राइट, whether asexually, sexually, but reproduction is a very important criteria for all the living organisms. Now, हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको बॉडी के बाहर निकाल फेंकना भी जरूरी है। तो वो हम किस प्रोसेस से करते हैं? एक्सक्रीशन की मदद से। लास्टली स्टूडेंट्स, हमें एनर्जी कैसे मिलती है? एनर्जी रेस्पिरेशन में बॉडी में जनरेट तो होती है, लेकिन हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? किसको ब्रेक डाउन करके मिलेगी? सो वो एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिशन से। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है, फिर वो ब्रेक डाउन होता है, उस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब आप एक बात बताओ, ये जो बर्गर, शगर, पिज्जाएं आप खाते हो, क्या आपको उससे एनर्जी मिलती है? मिलती है, लेकिन हमेशा याद रखना, अनहेल्दी फूड खाने से हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी वो रिक्वायर्ड होती है। हम बहुत लेजी, टायर्ड और स्लीपीनेस वाले होते हैं, राइट? इसी जगह अगर आप हेल्दी फूड खाओ, हाई प्रोटीन फूड खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, तो आपकी बॉडी ज्यादा फुर्तीली होती है, आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी चीजें मिल रही है बॉडी को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फुल बैलेंस फूड मिल रहा है जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें न्यूट्रिशन बहुत जरूरी रहता है सरवाइव करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है सिर्फ ह्यूमंस को ही न्यूट्रिशन चाहिए। नो स्टूडेंट्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। या तो वो खुद बनाए और खुद को प्रोवाइड करे, या वो किसी और पर डिपेंडेंट हो जहां से उनको न्यूट्रिशन मिले। पर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अगर हम खाएंगे ही नहीं, या प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना न्यूट्रिशन के सर्वाइव नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? इसी बात पे हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन, हमने समझ लिया क्या होता है न्यूट्रिशन, जिससे हम अच्छा अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, और जो न्यूट्रिशन होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। फिर बॉडी उसे ब्रेक डाउन करती है और फिर उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आई बात समझ में? इतना न्यूट्रिशन के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है बच्चे, कि कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन समझा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी समझ लेते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, सो दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब, ऑटो का मतलब सेल, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? ऑटो का मतलब सेल, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फ मेड होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फ मेड होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, राइट? सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। नाउ एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स इसके? प्लांट्स। हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो कह सकते हो प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि वो अपना, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें कोई और नहीं चाहिए, वो खुद ही से ही सेल्फ मेड है, सफिशिएंट है, वो अपना खाना खुद ही से बनाते हैं। हमें पता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। नाउ स्टूडेंट्स, रात में भी प्लांट्स खाना बनाते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन की मदद से। सो यहाँ पे प्लांट्स क्या हुए? ऑटोट्रॉफ। और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यही अगर मैं बात करूं हेटरोट्रॉफ्स की, यही मैं बात करूं हेटरोट्रॉफ्स की, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगेन 3 टाइप का हमें पढ़ना है। कौन सा? एक हम पढ़ेंगे होलोजोइक, एक हम पढ़ेंगे होलोजोइक, फिर हम पढ़ेंगे पैरासिटिक, फिर हम पढ़ेंगे पैरासिटिक, एंड देन हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक। क्या पढ़ेंगे? सैप्रोफाइटिक। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?
सो स्टूडेंट्स, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगेन 3 टाइप का हमें पढ़ना है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा खाना खाता है और फिर उसकी बॉडी में जाके वो ब्रेक डाउन होता है। सो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल क्या है? अमीबा, राइट, अमीबा एंड ह्यूमंस। क्या एग्जांपल है? अमीबा एंड ह्यूमंस। यानी कि हम पूरा का पूरा खाना खाते हैं, फिर हम क्या कहते हैं उसे? इंजेक्शन, फिर वो जाता है स्टमक तक, डाइजेशन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड देन हमारी किडनी से क्या होगा? एक्सक्रीशन। सो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? हमने पूरा खाना खाया, फिर वो स्टेप बाय स्टेप बॉडी में ब्रेक डाउन हुआ, राइट? तो इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सिमिलर पैटर्न हमें अमीबा में भी देखने को मिलता है, जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, राइट? इसके बारे में डिटेल में अभी आगे चल के पढ़ेंगे ना। पैरासाइट क्या होता है? ये भैया खुद से कुछ नहीं कर सकते, इनको बिना, कह सकते ना, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, इनको किसी और की जरूरत है। यानी कि ये होस्ट से जाके चिपक जाते हैं कि भैया प्लीज मुझे मत छोड़ना। ये होस्ट से चिपक जाते हैं और होस्ट से ही सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट से जाके रह जाते हैं उनके साथ और उन्हीं से ही सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आप इसके एग्जांपल लाइस ले लीजिए, हुकवर्म्स ले लीजिए, टेपवर्म्स ले लीजिए। सो ये है हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, राइट? हुकवर्म्स हो गए आपके, ठीक है, लाइस हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारे पैरासाइट्स। ओके, नाउ कमिंग टू सैप्रोफाइट्स, भैया इनको अच्छी चीजें चाहिए ही। क्या नहीं चाहिए इनको? इनको अच्छी चीजें चाहिए ही। ये सड़ी गली एकदम डेड और डिकेइंग चीजों से भी अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये होते हैं हमारे मोल्ड्स, देन हमारे मशरूम्स, राइट? इनको जरूरत नहीं है अच्छी चीजों की, ये गंदी चीजों से भी अपना न्यूट्रिशन डिराइव करके एकदम चूस लेते हैं, गंदी चीजों में भी अपना न्यूट्रिशन चूस लेते हैं और ये सर्वाइव कर जाते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एक फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगेन दो टाइप का होता है, सेल सॉरी ये होता है एक ही मतलब ऑटोट्रॉफ्स हमारे प्लांट्स होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का देखने को मिलता है, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक होते हैं अमीबा एंड ह्यूमंस, पैरासाइट्स होते हैं हमारे हुकवर्म्स, लाइस, सैप्रोफाइट्स होते हैं हमारे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं, ये होते हैं मोल्ड्स एंड मशरूम। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? ना अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिटेल में समझेंगे। अब हमें पता है कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, फास्फोरस जो बहुत जरूरी रहता है, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी चीजें हमारे प्लांट्स रूट से अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से। क्या करते हैं बच्चे? ये सारे जो प्लांट्स हैं, जैसे ये रहा हमारा प्लांट, राइट? ये रहा हमारा प्लांट, ओके। सो ये क्या करेगा? ये सारा न्यूट्रिएंट, ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट सॉइल से अब्सॉर्ब करेगा, राइट? ये सॉइल है, सॉइल के अंदर प्लांट्स की रूट एम्बेड होती है, यहां से सारा का सारा न्यूट्रिएंट रूट्स अब्सॉर्ब करती है, राइट? सारा का सारा न्यूट्रिएंट रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं, तो रूट्स अब्सॉर्ब कर लेती हैं न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे पहुंचाने हैं सारे न्यूट्रिएंट्स को, कहां पहुंचाना है? लीव्स तक। क्यों? क्योंकि किचन क्या है? लीव, राइट? अब स्टूडेंट एक और चीज रूट अब्सॉर्ब करती है, वो है वाटर। सॉइल में जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है वो भी हमारे प्लांट की रूट अब्सॉर्ब करती है और उस वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करके लीव्स तक पहुंचा देती है। एम आई क्लियर? नाउ अब क्या मिला हमें? सनलाइट।
सनलाइट से क्या हुआ, हमारे प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो क्यों है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, राइट, जिस क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ना, ये क्या करता है, ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को सारा ट्रैप कर लेता है। अब बताओ प्लांट के पास क्या क्या पहुंच गया, अब आप मुझे बताओ प्लांट के पास क्या क्या पहुंच गया, प्लांट के पास सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, राइट, सो प्लांट के पास सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, ठीक है, प्लांट के पास वाटर पहुंच गया, सनलाइट सारा क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब कर ली, अब क्या होगा, अब होगा फोटोसिंथेसिस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर साथ में मिलके क्या प्रोड्यूस करा उन्होंने, साथ में मिलके उन्होंने कार्बोहाइड्रेट और साथ में ऑक्सीजन गैस का रिलीज करा, ठीक है, या ग्लूकोज भी कह सकते हो आप, राइट, और ग्लूकोज प्रोड्यूस करा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं, यानी कि प्लांट को किसी और ऑर्गेनिज्म का नीड नहीं है, वो खुद ही से ही अपना न्यूट्रिशन कर सकता है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का नीड होता है, जो वाटर रहता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, लीव्स तक, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है ये सनलाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, और फोटोसिंथेसिस डे लाइट में होता है, डे टाइम में होता है, जहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू ग्लूकोज और साथ ही ऑक्सीजन गैस का रिलीज होता है, एम आई क्लियर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो बेटा हमारी डे रिएक्शन भी कहा जाती है। अब वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स में क्या रहती है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट रहता है, ठीक है, उसके अंदर स्टैक्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इनको थाइलाकोइड्स कहते हैं, राइट, सो ये जरूरी रहता है सारी सनलाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये स्टोमेटा का है, स्टोमेटा जरूरी होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, राइट, आप ये देख सकते हैं ये है स्टोमेटल पोर, क्या है स्टोमेटल पोर, ये ओपन और क्लोज होता है, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये किडनी बीन्स, राजमा शेप के जो आपको बीन्स दिख रहे हैं, इनको गार्ड सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स, एकदम सुरक्षा करते हैं हमारे स्टोमेटल पोर की। अब स्टूडेंट्स जब ये गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत सारा पानी चला जाता है, राइट, इनके अंदर बहुत सारा पानी चला जाता है, तब ये जो स्टोमेटल पोर होता है ये क्लोज हो जाता है, क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, क्यों, क्योंकि अभी गार्ड सेल्स फूल गए, जैसे ये फूल गए इन्होंने स्टोमेटल पोर को क्लोज कर दिया, तो ये क्या होता है, एंडोस्मोसिस, यानी कि सारा पानी गार्ड सेल्स के अंदर है और स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया, यानी अगर सारा पानी गार्ड सेल्स के बाहर चला जाए, सारा पानी गार्ड सेल्स के बाहर चला जाए, तो ये जो स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, राइट, क्योंकि अब सारा का सारा पानी बाहर चला गया, इसको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्मोसिस, एम आई क्लियर, सो स्टोमेटल पोर जरूरी रहता है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, किसके लिए जरूरी रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ माय क्वेश्चन इज स्टोमेटल पोर इज ओपन ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट टाइम, सो ऑलवेज रिमेंबर स्टोमेटा हमेशा, ठीक है, स्टोमेटा हमेशा क्या रहता है, रात के टाइम पे खुला रहता है और डे टाइम पे क्लोज रहता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, रात के टाइम पे ये जो स्टोमेटा होता है ये हमारा ओपन होता है और इस प्रोसेस में क्या बनता है, मैलिक एसिड, क्या बनता है, मैलिक एसिड, और दिन के टाइम पे इसको हम कहते हैं नाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ओके, जब मैलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इसी की जगह ये जो स्टोमेटा होता है ये डे टाइम में क्लोज होता है और ये जो मैलिक एसिड बना है यही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डे टाइम में, राइट,
यही कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में डे टाइम में, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। एम आई क्लियर? सो ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का कि स्टोमेटा जो रहता है वो ओपन रहता है नाइट टाइम में, तब बनता है मैलिक एसिड। स्टोमेटा जो रहता है वो क्लोज रहता है डे टाइम में, और ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। आई बात समझ में? चलिए ना, वो हमने फिनिश कर लिया था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक, राइट। इनसे हमने क्या बनाया? ऑर्गेनिक, हमारा C6H12O6 ग्लूकोज, तो हमने इससे क्या बनाया? ऑर्गेनिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें प्लांट इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीजें खुद में ही बना लेता है, राइट। So 6 CO2 plus 12H4 in the presence of sunlight and chlorophyll will give C6H12O6, जो कि हमारा ग्लूकोज है, जो कि क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का रिलीज होता है। अब स्टूडेंट ये एक मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन है। सबसे पहले होता है अब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो क्लोरोफिल आप देख रहे हो, जो पत्तियों में प्रेजेंट रहता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, ये सारी लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। क्या करता है? सारी लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। उसके बाद ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। और वाटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, तो वाटर का स्प्लिट हो गया किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। लास्ट होती है रिडक्शन, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके बनता है ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? क्या बनता है? ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इतना समझ आया? कार्बोहाइड्रेट में नेक्स्ट लास्ट में क्या बनता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ ये हमें पता चल गया स्टोमेटा जो रहता है वो रेगुलेट करता है गैस एक्सचेंज को। क्या करता है? स्टोमेटा रेगुलेट करता है गैस एक्सचेंज को, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक एंड ऑक्सीजन रिलीज वाया क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। इतना क्लियर है बच्चे? कम ऑन। नाउ कमिंग टू हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हमने देखा हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का देखा हमने? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जहां पे ह्यूमंस अमीबा इकट्ठा सारा खाना स्वलो करते हैं, फिर बॉडी में जाके वो खाना ब्रेक डाउन होता है। यही सैप्रोफाइट, भाई इनको किसी अच्छी चीज की जरूरत नहीं, एकदम डेड एंड डिकेइंग से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। नाउ कमिंग पैरासाइट्स, ये इनको ये अकेले कुछ नहीं है। कहते ना, तुम बिन जाऊं कहां, तो वैसे ये होस्ट के लिए गाना गाते हैं कि तुम बिन होस्ट मैं जाऊं कहां। बिना होस्ट के ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते, राइट। सो पैरासाइट्स को होस्ट की बहुत जरूरत होती है फॉर देयर सर्वाइवल। सो हमने देख लिया सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? फंजाई एंड यीस्ट, एंड पैरासाइटिक्स लीचेस, ये सारे जिनको होस्ट की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है जिंदगी गुजारने के लिए। ठीक है, नाउ अब समझते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा इन डिटेल। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि होता कैसे है। तो आपको ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो सबसे पहले फैगोसाइटोसिस, राइट, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो किसका पढ़ रहे हैं हम? अमीबा का। किसका पढ़ रहे हैं हम? अमीबा का, राइट। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है? अमीबा जो है हमारा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया का मतलब, सूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया का मतलब लेग्स। क्या होते हैं हमारे? सूडोपोडिया फॉल्स लेग।
अब जैसे ही अमीबा को खाना दिखा, ये रहा हमारा खाना, जैसे ही अमीबा को खाना दिखा, अमीबा क्या करता है, अमीबा इस खाने को चारों तरफ से अपने सूडोपोडिया की मदद से घेर लेगा। क्या करेगा, इस खाने को चारों तरफ से सूडोपोडिया को सॉरी सूडोपोडिया की मदद से इस खाने को घेर लेगा, फिर फाइनली ये खाना अंदर ले लेगा। सो इसको हम क्या कहेंगे, इंजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंजेशन। एक बार अमीबा ने सारा खाना अंदर ले लिया, तो ये खाना कहाँ जाता है, वैक्यूल में जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। और यहाँ पे फूड वैक्यूल में जैसे ही खाना जाएगा, वहां पे क्या रिलीज होंगे, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फैगोलाइसोसोम्स। क्या कहते हैं, फैगोलाइसोसोम्स, राइट। इसके अंदर रिलीज होंगे और इस खाने को डाइजेस्ट किया जाएगा, इस खाने को डाइजेस्ट किया जाएगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेशन। क्या कहेंगे, डाइजेशन। अब ये जो खाना है, ये डिफ्यूजन की मदद से, ये जो खाना है ये डिफ्यूजन की मदद से पूरे अमीबा में भेज दिया जाएगा। किसकी मदद से, डिफ्यूजन की मदद से पूरे अमीबा में ब्रेक डाउन होके, जैसे ये कॉम्प्लेक्स था, अब अमीबा ने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, राइट। यही छोटे छोटे टुकड़े डिफ्यूजन की मदद से पूरे अमीबा में भेज दिए जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन। क्या कहेंगे, असिमिलेशन। जब पूरे अमीबा ने खाना खा लिया, अब उस जो वेस्ट, जितना भी वेस्ट होगा, सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी और ये वेस्ट अमीबा के बाहर फेंक दिया जाएगा, ये वेस्ट अमीबा के बाहर फेंक दिया जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। सो ये पूरी क्या हुआ, सबसे पहले खाना इंजेस्ट किया, इंजेशन, फिर खाने का डाइजेशन हुआ, फिर खाना डिफ्यूजन की मदद से पूरे अमीबा में भेजा गया, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुई और ये खाना अमीबा के बाहर फेंक दिया गया। इसको हम क्या कहेंगे, इजेशन। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये पूरी प्रोसेस क्या कहती है, फैगोसाइटोसिस, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है। आई बात समझ में? चलिए, ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कमिंग टू ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन तो प्लांट की तरह नहीं होता जहां से हम वाटर अब्सॉर्ब कर रहे थे। ह्यूमंस हैव अ फुली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से हम खाने को लेते हैं माउथ से, राइट। सो माउथ से हमने न्यूट्रिशन लिया, खाना खाया, ठीक है, गंदा खाना नहीं, बर्गर पिज्जा नहीं, अच्छा हेल्दी हेल्दी खाना खाया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो सलाइवरी ग्लैंड्स, तो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। पैरोटिड, ये है हमारी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ये है हमारी सबलिंगुअल, और इसको हम कहते हैं सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। तो ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड माउथ के अंदर सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, सलाइवरी अमाइलेज। क्या रहता है इसके अंदर, सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज का काम रहता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में प्रेजेंट होता है, उसको छोटे छोटे सिंपलर टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना, राइट। अब ये जो खाना हमने खाया, अब ये जो खाना हमने खाया, ये जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, इसको जो हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट रहते हैं, वो टीथ अच्छे से ग्राइंड और चर्न कर देते हैं और सलाइवा से खाने को मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। तो बोलस कहाँ तक पहुंचेगा, बोलस पहुंचता है स्टमक तक। कहाँ तक, स्टमक तक। और कैसे पहुंचता है, एक टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं, पुचुक पुचुक पुचुक, इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोशंस। क्या कहते हैं इसको, पेरिस्टाल्टिक मोशन। तो जैसे ही हमने खाना खाया, सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा सिक्रीट करा। जब सलाइवरी ग्लैंड्स के पास क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को वो ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट।
साथ ही साथ जो हमारा टीथ होते हैं हमारे माउथ में, वो अच्छे से च्यू और ग्राइंड कर देते हैं और सलाइवा से मिक्स कर देते हैं खाने को, जिसको हम बोलस कहते हैं। बोलस जो होता है वो ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से स्टमक तक पहुंच जाता है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे ही खाना हमारे स्टमक तक पहुंचा, राइट, जैसे ही खाना हमारे स्टमक तक पहुंचा, स्टमक पे पहुंचने के बाद क्या होता है, ये बोलस, ठीक है, ये जो बोलस है ये स्टमक तक पहुंच गया। अब स्टमक में तीन चीजें सिक्रीट होंगी। क्या होंगी? स्टमक में तीन चीजें सिक्रीट होंगी। पहली होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होती है बच्चे? पहली होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अब हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या है? एसिडिक पीएच को मेंटेन करना। हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या है? एसिडिक पीएच को मेंटेन करना। एम आई क्लियर? अब क्यों जरूरी है हमें एसिडिक पीएच? ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सरवाइव ना कर पाए। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? बहुत ही ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट कर देता है। क्या कर देता है? बहुत ही ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव ना कर पाए। और दूसरी चीज वो क्या सिक्रीट करता है? दूसरी चीज वो सिक्रीट करता है पेप्सिन। क्या सिक्रीट करेगा? पेप्सिन। पेप्सिन का रोल क्या है? पी से पी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? पी से पी। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन का डाइजेशन। सो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या सिक्रीट होती है स्टूडेंट्स? वो सिक्रीट होती है म्यूकस सिक्रीशंस। क्या होते हैं? म्यूकस सिक्रीशंस। अब म्यूकस सिक्रीशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ये जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है ना, ये बहुत सेंसिटिव होती है। सो म्यूकस की सिक्रीशन स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाते हैं। क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीशन जो रहता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की लाइनिंग को बचाता है। एम आई क्लियर? सो यहां तक हम समझ गए कि खाना हमने माउथ से लिया, फिर उसके बाद ये जो खाना है ये सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं। खाना अच्छे से टीथ च्यू कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। वो जो बोलस है वो पेरिस्टाल्सिस शो करके स्टमक तक पहुंचता है। जैसे ही स्टमक तक पहुंचता है, स्टमक में तीन चीजें सिक्रीट होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इतना एसिडिक पीएच क्रिएट कर देते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर पाए। दूसरा सिक्रीट होता है पेप्सिन, जिसका काम है प्रोटीन का डाइजेशन। तीसरे होता है म्यूकस, जो स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इतने स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर से बचाए। क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस नहीं बचाएगा तो हमारे पेट में छाले हो जाएंगे जो बहुत पेनफुल होते हैं। तो वो अल्सर से बचाने के लिए, स्टमक अल्सर से, म्यूकस सिक्रीशन स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। आई बात समझ में ना? अब स्टूडेंट इसी के बाद क्या होता है? इसी के बाद क्या होता है? जैसे ही हमारा खाना, ये जो हमारा स्टमक है, ठीक है, स्टमक से जैसे ही खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ, अब खाना सबसे पहले जाता है ड्यूडेनम में। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। कहा गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, राइट। तो यहाँ ड्यूडेनम में वो एंटर करता है। अब स्टूडेंट साथ ही साथ क्या होता है? हमारे बाइल का सिक्रीशन होता है। क्या होता है? इसी में जो खाना पहुंचा है ड्यूडेनम तक, जो खाना पहुंचा है ड्यूडेनम तक, यहाँ पे क्या होगा? बाइल का सिक्रीशन होगा। अब बाइल का सिक्रीशन कौन करेगा? बाइल इज सिक्रीटेड बाय, bile is secreted by liver and it is stored by gallbladder, right? So bile juice जो रहता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और लिवर उसे सिक्रीट करता है, राइट। सो बाइल भी मिक्स हुआ। अब ये जो खाना है जिसमें बाइल जूसेस मिक्स हो गए, इसको हम क्या कहते हैं? नाउ ये जो फूड है, जो बोलस हमारा स्टमक में गया था, उसके बाद जब इसमें बाइल जूसेस, पैंक्रियाटिक जूसेस मिक्स होते हैं, तो अब इसको क्या कहते हैं? हम काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको काइन कहते हैं। अब स्टूडेंट जैसे ही ये गया, जैसे ही खाना कहाँ पहुंच गया था? ड्यूडेनम तक, राइट। अब खाना पहुंच गया था ड्यूडेनम पे, वहां पे क्या सिक्रीट हुआ? सबसे पहले बाइल का सिक्रीशन हुआ। कहाँ से?
लिवर से। ओके, फिर पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट हुए। क्या हुए? पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाटिक जूसेस कौन कौन से होते हैं? ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम 4 पैंक्रियाटिक जूसेस एंड देयर फंक्शन। सो कौन से हुए? सबसे पहला होता है हमारा ट्रिप्सिन, राइट। फिर है काइमोट्रिप्सिन, फिर है बच्चे हमारा अमाइलेज, एंड फिर है बच्चे हमारा लाइपेज। आई बात समझ में? तो ये 4 पैंक्रियाटिक जूसेस है। और इनके फंक्शंस क्या है? सो जो हमारा ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करता है स्टूडेंट्स? ये करता है प्रोटीन का डाइजेशन। क्या करता है? प्रोटीन का। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व है। अमाइलेज से क्या याद रखेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अमाइलेज से क्या याद रखेंगे? कार्बोहाइड्रेट। एंड लाइपेज से क्या याद रखेंगे? फैट्स। लाइपेज से क्या याद रखेंगे? फैट्स। तो सबसे पहले हमारा जो खाना है स्टमक से निकल के कहां पहुंचा? डिओडेनम पे, जो कि किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। कहां पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन पे, राइट। अब स्टूडेंट स्टमक के लेवल पे तक क्या हुआ? डाइजेशन, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल तक आके क्या होने लगता है? सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बॉडी उसको अब्सॉर्ब करने लगेगी। आई बात समझ में? सो बाय सीक्रेट होता है लिवर से, पैंक्रियाटिक जूसेस 4 सीक्रेट होते हैं पैंक्रियास से, वो भी खाने में मिक्स होते हैं। अब ट्रिप्सिन क्या करता है? जो भी हमारे खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है उसका डाइजेशन कराएगा। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का कराएगा। अमाइलेज जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसका डाइजेशन कराएगा। लाइपेज जो भी फैट प्रेजेंट है उसका डाइजेशन कराएगा। अब स्टूडेंट जैसे ही जो ये हमारा खाना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, देन ठीक है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन और ये रहे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा। ओके, सो जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल तक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिंगर लाइक मिलियंस ऑफ प्रोजेक्शंस है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिंगर लाइक मिलियन ऑफ प्रोजेक्शंस है जो डायरेक्ट ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। क्या है? जो डायरेक्ट ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। सो जैसे ही खाना यहाँ तक पहुंचता है, जैसे ही खाना यहाँ पे शुरू हो जाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या शुरू हो जाता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? विलाई क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन। ये भी इसीलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके अब्जॉर्प्शन के लिए। आई बात समझ में? स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली किसका अब्जॉर्प्शन होता है? फूड का। और लार्ज इंटेस्टाइन मेनली किसके लिए रहती है? वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन किसके रहता है? वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, सो यहां तक हमें समझ आया। अब स्टूडेंट जैसे ही ये हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं विलाई में, वो जितनी भी जरूरी खाना रहता है उसको ब्लड वेसल्स में पहुंचा देती है और ब्लड वेसल्स से पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन। और जो भी वेस्ट होता है बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। आई बात समझ में? चलिए अब बढ़िया तरीके से फ्लोट चार्ट से समझ लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन हुआ। सबसे पहले न्यूट्रिशन, जो भी खाना हमने खाया, उसके बाद ये खाना हमारे स्टमक तक पहुंचता है। वहां पे क्या होता है? इसका डाइजेशन। और डिओडेनम तक क्या होगा? डाइजेशन, राइट। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये पहुंचा, स्मॉल, यहाँ पे हम माउथ लिख देते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन हुआ माउथ के लेवल पे, राइट। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा, क्या होता है यहाँ पे? अब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। ओके, यहाँ पे हुआ अब्जॉर्प्शन।
अब स्टूडेंट्स उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट खाना बॉडी की ब्लड वेसल्स ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। सो इधर पे क्या हुआ हमारा असिमिलेशन, और लास्ट में बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है वेस्ट। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। उसको हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। सो ह्यूमंस भी किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं? ह्यूमंस भी किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले स्टार्ट हुआ न्यूट्रिशन इंजेक्शन से। किससे स्टार्ट हुआ? इंजेक्शन से। उसके बाद क्या हुआ? डाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ? अब्सॉर्प्शन। उसके बाद क्या हुआ? असिमिलेशन। और लास्ट में क्या हुआ? एक्सक्रीशन। आई बात समझ में? सो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इज दैट क्लियर? ना यहाँ पे हमने देख लिया बाइल इमल्सिफाई करता है बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को। पैंक्रियाटिक जूसेस ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज हम देख चुके हैं। फाइनल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इंटेस्टाइनल वॉल होता है। ये देखो बड़े बड़े दिख रहे हैं, मिलियंस ऑफ विलाई, और विलाई के बीच में ये ब्लड वेसल्स देख रहे हो, ये जितना भी इंपॉर्टेंट खाना होता है इसको ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। एंड इसी को ही हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। एम आई क्लियर? ना ये हम देख लेते हैं। अब एक बार बच्चे हमारा जो खाना है ये ब्लड में चला गया है, विलाई से अब्सॉर्ब होके ये खाना ब्लड में चला गया। अब ब्लड क्या है? हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे कि जब हमें दिल्ली से मनाली जाना होता है तो हम बस से जाते हैं, वो हमारा ट्रांसपोर्ट है। वैसे ही जो हमारी बॉडी में खाने को, ऑक्सीजन को, वाटर को सप्लाई करता है वो है ब्लड। सो जैसे ही विलायक से जो फूड है, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में जो फूड है ग्लूकोज, वो ब्लड में जाता है। ब्लड से कहाँ पहुंच गया? सेल के अंदर। ब्लड से कहाँ पहुंच गया? सेल के अंदर। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो छोटी छोटी मिलियंस ऑफ सेल से बने, तो ये सारा ग्लूकोज ब्लड की मदद से सेल में चला जाता है। अब हमें पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे जैसे ही ये ग्लूकोज जाता है, जैसे ही सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज जाता है, क्या होता है बच्चे? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में क्या रिलीज होती है? एनर्जी। किस फॉर्म में रिलीज होगी बच्चे? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में रिलीज होगी? एटीपी के फॉर्म में। आई बात समझ में? तो ये बहुत आसान है समझना। यहाँ पे विलाई से अब्सॉर्ब हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज गया ब्लड में, ब्लड इकलौता ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ब्लड से पहुंचा ऑर्गन्स की सेल में, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, तो ग्लूकोज पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीजन भी ब्लड में ही पहुंचाया था, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन कैरियर है। क्या है वो? ऑक्सीजन कैरियर है। ऑक्सीजन भी पहुंचा सेल के अंदर, और यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। जैसे बच्चे हम पैसे खर्च करके कपड़े खरीदते हैं, वैसे हमारी बॉडी एटीपी खर्च करके एनर्जी को इस्तेमाल करती है, राइट? सो एटीपी की मदद से वो ऑर्गन अपना फंक्शन कर पाता है। आई बात समझ में? चलिए, सो यहाँ पे हमने देखा ग्लूकोज पहुंचा साइटोप्लाज्म में, वहां पे वो कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट में। अब बच्चे अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होने लगता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होगी। याद रखना बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है? टोटल 38 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी, क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी, 34 एटीपी होती है ईटीसी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 2 एटीपी होती है क्रेब्स साइकिल में, 2 एटीपी होती है ये ग्लाइकोलाइसिस की, और बाकी की 34 एटीपी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तब ये तो हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहीं पे ऑक्सीजन ना मिले तो तब भी एनर्जी तो जरूरी है, तो तब प्रोड्यूस होने लगता है लैक्टिक एसिड। यानी कि जब आप जिम जाते हो और बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी मसल को चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन इतना ऑक्सीजन है ही नहीं मसल के पास, तो क्या होने लगेगा? एनर्जी तो चाहिए फिर भी,
अब यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने लगता है, लैक्टिक एसिड, जो आपके मसल में जमा हो जाता है और फिर वो बहुत ज्यादा मसल क्रैम्प्स देता है, राइट। अब इसका एक उपाय यही है, आप दवाइयां ले लीजिए, पेन किलर, या तो आप हीट ट्रीटमेंट दीजिए, या तो मसाज करके ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कीजिए ताकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचे और लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे मसल्स में होता है ऐसा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, ठीक है। अब यही बात आती है ईस्ट में, तो ईस्ट में बच्चे अल्कोहल या इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। आई बात समझ में? चलिए नाउ कमिंग टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बच्चे हम सांस लेते हैं नॉस्ट्रल से, उसके बाद हमारा जो विंड पाइप है ट्रैकिया, वहां पे हमारी एयर जाती है, ट्रैकिया से एयर ट्रैवल करती है ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई में, और एल्वुलाई जो है वो मेन सेंटर है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वुलाई में होता है। Now, students, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, एल्वुलाई पे। अब बच्चे जब अपन सांस लेते हैं तो क्या होता है, रिब्स जो हमारे डायफ्राम होते हैं दैट मूव्स डाउनवर्ड एंड रिब्स मूव्स आउटवर्ड। क्यों होता है ऐसे बच्चे, क्योंकि जब हम इमेजिन करो आप बहुत सारे बच्चे हो, आपको एक छोटे से बंद रूम में बंद कर दे तो आप लोग कितने फंस फंस के खेलोगे। यही अगर आपको बहुत बड़े ऑडिटोरियम में छोड़ दे तो वहां पे कितनी ज्यादा एरिया है खेलने के लिए। बस वही लॉजिक याद रखना है कि हमें बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए ताकि ब्लड में बहुत सारा ऑक्सीजन पहुंचे और सारे ऑर्गन्स के पास भरपूर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचे। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही सांस लेते हैं डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, रिब केज मूव्स आउटवर्ड, ताकि जगह हो जाए बहुत सारी ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए, राइट। अब यही हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है, तो हम क्या करेंगे, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, रिब केज मूव्स इनवर्ड, यानी कि जगह कम कर दी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर चला जाए। आई बात समझ में? तो जब हम इनहेल करते हैं डायफ्राम फ्लैटन्स, यानी कि डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, और ये जो रिब्स है ये मूव्स आउटवर्ड, और साथ एयर जो है वो रशेस इन। सिमिलरली जब हम एक्सहेल करते हैं तो यहाँ पे देखो डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, और एयर इस तरीके से पुश आउट हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, नॉस्ट्रल्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। स्टूडेंट्स ये जो रहता है, ये ट्रैकिया कनेक्टेड रहता है ब्रोंक्यूल से। देन आते हैं हमारे एल्वुलाई, एल्वुलाई इज द मेन जहाँ पे कैपिलरीज और वीन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, वहां पे मेन गैस का एक्सचेंज होता है। आई बात समझ में? एल्वुलाई जो रहते हैं वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पतली पतली थिन वॉल ऑफ कैपिलरी से सराउंडेड रहते हैं ना। कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, अब हमें पता है ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कौन कराता है, ब्लड। कौन कराता है, ब्लड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारी बॉडी का गाड़ी कौन है, जोमेटो कौन है हमारी बॉडी का, ब्लड। जैसे जोमेटो वाले भैया फटाफट मैकडॉनल्ड केएफसी से खाना ले आते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। वैसे हमारी बॉडी से बढ़िया तरीके से खाना और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ब्लड। अब ब्लड के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। प्लाज्मा 55%, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, बताओ। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया ऑक्सीजन कैरी करना है, और रेड ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरियर, इसलिए न्यूक्लियस नहीं रहता ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भर पाए। Okay, now coming another component of the blood, that is white blood cells, जो डिफेंस में इम्यूनिटी में काम आते हैं। फिर चौथे होते हैं हमारे प्लेटलेट। जब भी चोट लग जाए खून बहने लगता है, ठीक है, आपने नोटिस करा है 5 से 6 मिनट बाद अपने आप खून बहना रुक जाता है, क्यों, क्योंकि क्लॉट बन जाता है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई बात समझ में? सो जो हमारा ब्लड है दैट इज हमारा ट्रांसपोर्ट, बॉडी में जो फ्लूइड्स है, वाटर है, फूड है, ग्लूकोज, इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, सबसे मेजर कंपोनेंट है 55% दैट इज प्लाज्मा,
जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट ट्रांसपोर्ट ये सब चीजों में रिस्पॉन्सिबल रहता है। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं। बॉडी के डिफेंस के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स इंपॉर्टेंट है और क्लॉट बनाने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? तो आर्टरीज और वेन्स की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। अब आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है, जो है पल्मोनरी आर्टरी। बाकी सारी आर्टरीज में कार्बन ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है, राइट? और ऑलवेज रिमेंबर, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को हमेशा बॉडी से अवे, हार्ट से अवे कैरी करती है, राइट? और आर्टरीज थिक वॉल्ड रहती है, इलास्टिक रहती है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में हमेशा बहुत हाई प्रेशर ब्लड फ्लो करता है। तो क्या 4 पॉइंट्स याद करने हमें आर्टरीज के लिए? आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। दूसरा, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, इलास्टिक, बिकॉज ब्लड फ्लोज विथ वेरी हाई प्रेशर। और क्या याद रखना है बच्चे? आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट pulmonary artery which carries or deoxygenated blood. Am I clear? अब मैं वेन्स की बात करूं बच्चे, तो वेन्स हमेशा कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। क्या करती है? ब्लड कैरी, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स पतली होती हैं, क्यों? क्योंकि इतना हाई ब्लड में, ब्लड प्रेशर में उनका ब्लड फ्लो नहीं करता। और उसके बाद क्या याद रखना है? ऑल वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई बात समझ में बच्चे? बहुत ही आसान है। अब आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। अब इसको समझने के लिए आपको सिर्फ मेरी बातें बहुत ध्यान से सुननी है। क्या सुनना है? मेरी बातें बहुत ध्यान से सुननी है। नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन भी होता है, साथ ही साथ कार्डियक सर्कुलेशन भी होता है। क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन भी होता है, साथ ही साथ कार्डियक सर्कुलेशन भी। इसीलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब बच्चे, हमने देखा जैसे ही हमने सांस ली, सांस ली तो क्या हुआ? ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच, ऑक्सीजन कहाँ पहुंची? हमारी एल्वेलाई में, लंग्स की, लंग्स की एल्वेलाई में कहाँ है? क्या सराउंडेड है? तो वो ऑक्सीजन कहाँ मिक्स हो गया? हमारे ब्लड में। लंग से कौन लेकर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी वेन। सो यहाँ पे आप देख रहे हो पल्मोनरी वेन, ये हमारे लंग्स की एल्वेलाई से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ आ गए? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आ गए? सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ गए लेफ्ट एट्रियम पे। इतना समझ आया कि हमने जैसे ही सांस ली वो ऑक्सीजन पहुंचा एल्वेलाई तक। एल्वेलाई हमने पढ़ा ही था, सराउंडेड होता है बहुत सारी कैपिलरीज से। पल्मोनरी वेन लेकर आ गई भैया सारा का सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करते हुए ये ब्लड पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल पे। कहाँ पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल पे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ क्या कनेक्टेड है? हमारी अयोटा। क्या कनेक्टेड है? अयोटा। तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा की मदद से पूरी बॉडी में डिलीवर हो जाता है। तो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से वीना अयोटा की मदद से पूरी बॉडी में डिलीवर हो जाता है। इतना समझ आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लंग से लेके ले आती है लेफ्ट एट्रियम पे, लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा की मदद से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब बच्चे,
सारे ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज करा। हमने पढ़ा था ना, सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन ने ग्लूकोज की मदद से ब्रेक डाउन करा और एनर्जी प्रोड्यूस करी। साथ ही साथ क्या रिलीज करा, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड हर ऑर्गन बनाता है वो हमारी कौन लाता है, वीना कावा। अब वीना कावा नीचे के बॉडी ऑर्गन से ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी और सुपीरियर वीना कावा ऊपर के ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा पहुंचा दिया जाता है राइट एट्रियम पे। कहाँ पहुंचा दिया जाता है, राइट एट्रियम पे। राइट एट्रियम से कहाँ आ गया वो, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से क्या जुड़ा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स पे। कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स पे। और वहीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा। आई बात समझ में। सो स्टूडेंट, इसीलिए पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन इन्वॉल्व होता है, फिर कार्डियक सर्कुलेशन, तभी हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए ना, प्लांट्स में बच्चे कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता ट्रांसपोर्ट के लिए। प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम बेसिकली रूट से जो भी पानी अब्सॉर्ब होता है वो एक ही डायरेक्शन में पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। कैसा, यूनि डायरेक्शन, राइट। तो जाइलम रूट से सारा का सारा पानी अब्सॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचा देते हैं। अब लीव्स पे जैसे ही वाटर पहुंच जाता है, खाना बनता है, जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है वो प्लांट के हर पार्ट में पहुंचना है, स्टेम पे भी पहुंचना है, लीव्स पे भी पहुंचना है, हर पार्ट पे पहुंचना है, तो वहां तक फ्लोएम पहुंचाता है। अब फ्लोएम को ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है, इसीलिए फ्लोएम बाय डायरेक्शन होता है, अपवर्ड्स भी जा सकता है, डाउनवर्ड्स भी। तो आपको क्या याद रखना है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। Xylem flows in single direction, that is it flows upwards. अब यही बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है वो फूड को लीफ से प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है। फ्लोएम बाय डायरेक्शन होता है, यानी कि फ्लोएम ऊपर भी जाती है वेसल्स, नीचे भी जाती है। आई बात समझ में। चलिए ना, कमिंग टू एक्सक्रीशन। अब बॉडी में डाइजेशन हो गया, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेकिन जितना भी वेस्ट इकट्ठा होता है वो बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। अब बच्चे, हमारी बॉडी में वेस्ट क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारा वेस्ट है जिसको हमें बॉडी के बाहर निकालना है। अब स्टूडेंट, सबसे खतरनाक जो सबसे टॉक्सिक वेस्ट है वो अमोनिया। उसको जो न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी को बहुत सारा पानी लगता है। यही सबसे कम लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट जो होता है वो होता है हमारा यूरिक एसिड। आई बच्चे बात समझ में। अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या है, किडनीज होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं यूरेटर से, जो एक सैक टाइप स्ट्रक्चर में आके अपना सिक्रीशन दे देते हैं, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। वो यूरेथ्रा से कनेक्टेड रहता है, जो वेस्ट बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, किडनी को हम फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं, क्योंकि किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, जो जरूरी रहते हैं हमारी फिल्ट्रेशन के लिए। अब आइए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बच्चे, नेफ्रॉन जो रहते हैं, शुरू होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत गुच्छा होता है, कैपिलरीज का एक बहुत सारा गुच्छा होता है जो सराउंडेड रहता है किससे, बोमेन्स कैप्सूल से। किससे सराउंडेड रहता है, बोमेन्स कैप्सूल। तो जैसे ही खून आता है बहुत हाई ब्लड प्रेशर से सारा मेजॉरिटी फिल्ट्रेशन तभी हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस पे हो रहा है। तो ग्लोमेरुलस पे सारा ब्लड बहुत हाई स्पीड पे आता है और फिल्टर होके बोन्स कैप्सूल तक रीच करता है। इसको क्या कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर बच्चे देख रहे हो यहाँ पे, ये है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से शुरू होता है अब्सॉर्ब होना, रीअब्सॉर्ब होना, राइट। इंपॉर्टेंट आयंस रीअब्सॉर्ब होते हैं और जो नहीं इंपॉर्टेंट होता है वो नीचे भेज दिया जाता है। लूप ऑफ हेनले, वहां से अनदर आयंस अब्सॉर्ब हुए,
फिर आ जाता है हमारे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लास्ट तक जितना भी इंपॉर्टेंट वाटर, इंपॉर्टेंट आयरन, सोडियम, कैल्शियम, जितना भी बचा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है क्लोराइड, वो डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल्स में अब्सॉर्ब हो जाता है एंड रिमेनिंग जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स कलेक्टिंग डक्ट में एकदम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पहुंच चुका है। अब यहाँ से यूरिन फ्लो करता है और बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। सो ये जो हमारा नेफ्रॉन है इसका काम क्या है? फिल्टर करना। इंपॉर्टेंट चीजें सारी फिल्टर करके बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर दी और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो साथ ही साथ यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करके आपने पहले पीसीटी में, फिर डिसेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले, असेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले, आखिरी का सबसे जो सोडियम आयन जितने भी बचे कुचे हैं वो डीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। साथ ही साथ यूरिन कॉन्सेंट्रेट होके कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाता है और वहां से वो यूरिन फ्लो हो जाता है हमारी बॉडी के बाहर। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट सबसे पहले होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस पे होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे एकदम हाई प्रेशर में ब्लड आता है जिसकी वजह से इमेजिन करो एक बहुत पतली छन्नी है और उसमें एकदम खून आता है, राइट? तो जितना भी इंपॉर्टेंट है वो छन जाता है, बाकी का बचा हुआ सारा चला जाता है, राइट? फिल्टर हो जाता है। नाउ सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू यूजफुल आइटम जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये बॉडी के जो फिल्टर होके बॉडी में वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट होता है वो यूरिन में कॉन्सेंट्रेट होके बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट से बॉडी के बाहर। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स जिन पेशेंट्स में किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, उनको डायलिसिस कराना होता है। हीम डायलिसिस कहते हैं उस प्रोसेस को जहां पे बॉडी जो किडनी का फिल्ट्रेशन है वो मशीन करती है, पहले पूरा ब्लड इकट्ठा करके उस मशीन में डाला जाता है, वहां से फिल्टर होता है और धीरे धीरे बॉडी में वापस फिल्टर होके फ्रेश ब्लड, साफ ब्लड, गंदगी सारी निकाल दी जाती है उस ब्लड से और वो बॉडी में वापस अंदर बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? हीम डायलिसिस। एम आई क्लियर? सो स्टूडेंट प्लांट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं रहता। प्लांट में क्या रहता है? प्लांट में या तो जितना भी एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन की मदद से स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा, या जो पत्तियां डेड हो जाती हैं वो झड़ जाती हैं, या जो पुराना जाइलम होता है उसमें गमी या स्टिकी रेजिन की तरह वो स्टोर हो जाती हैं। ट्रांसपिरेशन कैसे होता है बच्चे? ये एक पुल होता है, जैसे कि जब हम स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो कैसे सक करते हैं, वैसे ही धूप में क्या होता है? एक सक्शन फोर्स होता है, एक ट्रांसपिरेशन पुल होता है जिससे सारा एक्सेस वाटर इवेपोरेट कर जाता है स्टोमेटा की मदद से, राइट? सो स्टूडेंट्स जैसे कि इवेपोरेशन गर्मियों में ज्यादा होता है, दिन के टाइम पे ज्यादा होता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन भी डे टाइम में, समर्स में ज्यादा होता है, विंटर्स ह्यूमिडिटी में ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। आई बात समझ में बच्चे? तो चलो यहाँ पे फाइनल एक वो देख लेते हैं प्लांट्स का। हमारा प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। हम जो रहता है हम हीटरोट्रॉफ्स हैं, इसलिए हम प्लांट्स पे निर्भर होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। एनर्जी प्लांट रेस्पिरेशन से लेते हैं, हम भी रेस्पिरेशन से लेते हैं, लेकिन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ट्रांसपोर्ट प्लांट्स का जाइलम और फ्लोएम से होता है, हमारी बॉडी में ब्लड से होता है। हार्ट एक इंपॉर्टेंट पंपिंग पार्ट है ब्लड का जो ब्लड को पंप करता है। यहाँ पे आउटपुट जो रहता है वो कह सकते हो शेडिंग। जो प्लांट में एक्सक्रीशन होता है वो या तो जो सड़ी पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, शेड हो जाती हैं, या ट्रांसपिरेशन की मदद से स्टोमेटल पोर से बाहर चला जाता है और हमारी बॉडी में आउटपुट के लिए यानी कि जो भी वेस्ट है उसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनीज है और नेफ्रॉन फिल्टरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लास्ट में टू कंक्लूड यू विद आई विल से कि जो सारे ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनमें से जैसे कि सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, वहां से इंपॉर्टेंट जो खाना है वो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से
सेल्स तक जाता है, जो हम रेस्पायर करते हैं वो एनर्जी हमें हेल्प करती है ब्रेक डाउन करने में हमारे खाने को। उसके बाद जितना भी वेस्ट है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो सारी लाइफ प्रोसेसेस जरूरी रहती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ सस्टेन करने के लिए। इसमें से एक भी प्रोसेस अगर हैम्पर हो जाए तो पूरी लाइफ प्रोसेस खराब हो जाती है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आई होप आपको इतना सिंप्लीफाइड तरीके से लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन मैं कहूंगी स्टडी हार्ड, स्टे फोकस्ड एंड हैव अ नाइस डे। An Academy. Let's crack it.